नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो श्रृंखला आप लोगों के समक्ष साझा करने जा रहा हूं वो उत्तराखंड की समसामयिक घटनाओं पर ये आधारित रहने वाली है। ये जो घटनाक्रम है ये आपके मार्च से मई के मध्य के ये घटनाक्रम हमने आपके सामने मैं रख रहा हूँ। यहाँ से आपके निश्चित रूप में इस श्रृंखला से कहीं ना कहीं क्वेश्चन अवश्य बनेंगे, इसलिए इस श्रृंखला को पूर्व से लेकर अंत तक देखें और साथ ही नोट से भी बनाते हुए चलिए। देखिए दोस्तों, हाल फिलहाल में ही राज्य के किस संस्थान द्वारा एंटी बैक्टीरिया मॉलिक्यूल की यहाँ पर खोज की गई थी? ऐसी कौन सी संस्था है जिसके द्वारा एंटी बैक्टीरिया मॉलिक्यूल की यहाँ पर खोज की गई थी? तो दोस्तों, आपको स्पष्ट तौर पर पता होना चाहिए यह IIT रुड़की के माध्यम से इस चीज की खोज की गई थी। अगर वहीं अगला दूसरा प्रश्न आपके सामने मैं साझा करूं तो दोस्तों, अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर हाल फिलहाल में ही वर्ष 2022 के लिए कितने शिक्षकों को यहाँ पर शैलेश मटियानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, यह कहीं उनका चयन किया गया था। दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए शैलेश मटियानी के लिए राज्य भर के तमाम शिक्षकों ने यहाँ पर आवेदन किया था। तो उसमें से जिन शिक्षकों का चयनित हुआ, टोटल यहाँ पर 17 शिक्षकों का यहाँ पर चयन हुआ जिनको यहाँ पर शैलेश मटियानी पुरस्कार से यहाँ पर वर्ष 2022 के लिए यहाँ पर चुना गया। ठीक है, अब बात करता हूँ अगला प्रश्न है। तो अगला प्रश्न क्या बनता है? राज्य स्तरीय पलायन सर्वेक्षण की जो अंतरिम रिपोर्ट थी वर्ष 2018 से 22 के मध्य में, देखिए कौन सी रिपोर्ट की बात कर रहा हूं मैं, राष्ट्रीय स्तर की जो पलायन सर्वेक्षण अंतरिम जो रिपोर्ट थी वर्ष 2022 18 और 22 की बात कर रहा हूं। तो किस जिले में सबसे अधिक पलायन ये हुआ था, ये आपको बताना है। किस जिले से उत्तराखंड के जो 13 जनपद हैं, 13 जनपदों में से सर्वाधिक रूप में पलायन का दंश किस जनपद ने झेला, ये आपको स्पष्ट तौर पे बताना है। तो दोस्तों, वो जो जिला है जो अपने शीर्ष पे ये बना हुआ है पलायन के क्षेत्र में, तो वो अल्मोड़ा जनपद है। अल्मोड़ा जनपद से ही सबसे अधिक स्थायी तौर पर यहाँ पर क्या होता, पलायन हुआ था। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं हाल फिलहाल में ही आपको 24 मार्च 2023 को उत्तराखंड के कितने खिलाड़ियों को यहाँ पर देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार से यहाँ पर सम्मानित किया गया है? तो आपको स्पष्ट पता होना चाहिए 2 व्यक्तियों को यहाँ पर इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, एक एथलेटिक्स के क्षेत्र में, एक बैडमिंटन के क्षेत्र में। तो बैडमिंटन के क्षेत्र में जो दिया गया था वो लक्ष्य सेन को और सुरेंद्र सिंह को यहाँ पर ये दिया गया है। 2 ये पुरस्कार दिए गए हैं, तो 2 व्यक्तियों को यहाँ पर दिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण। अब मैं बात करता हूं, अगला प्रश्न आपके सामने साझा करूं तो वर्ष 2024 में वर्ष 2024 की मैं बात करूं तो वर्ष 2024 में दोस्तों 38वें राष्ट्रीय खेलों का यहाँ पर आयोजन किया जाएगा। तो ये आयोजन कौन से राज्य को ये दायित्व दिया गया है कि भैया आप वर्ष 2024 में 38वें राष्ट्रीय खेलों का यहाँ पर क्या करोगे, दायित्व का निर्वाह करोगे? कौन सा राज्य को दिया गया? तो अगर मैं बात करूं इस श्रेणी में जो राज्य जो सम्मिलित थे उसमें आपके गोवा था, गुजरात था, केरला था, पंजाब था, इन राज्यों और साथ ही उत्तराखंड था। तो इसमें से जिस राज्य पे केंद्र सरकार द्वारा ये भरोसा जताया गया था वो उत्तराखंड सरकार को यहाँ पर किया गया था। इस बार 38वें राष्ट्रीय खेलों का यहाँ पर क्या करेगा, आयोजन कराएगा। अब कभी क्वेश्चन बनता है कि किस स्थान पर यह राष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजित होने वाले हैं 38वें राष्ट्रीय स्तर के? तो दोस्तों, आपको स्पष्ट करा दूं, जो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ना राष्ट्रीय स्तर के जो ये खेल होने हैं ये उत्तराखंड में तो होने वाले हैं। तो उत्तराखंड के हल्द्वानी में इस खेलों का यहाँ पर आयोजन किया जाना है। इससे पूर्व अगर मैं बात करूं फरवरी और मार्च के मंथ में जो खेल एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान समय में PT उषा द्वारा हल्द्वानी में उत्तराखंड के जो विभागीय अधिकारी हैं उनके साथ यहाँ पर चर्चा की गई थी। इसकी कार्य प्रणाली को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, यहाँ पर जो काम काज है इसका जो मुआयना करने के लिए यहाँ पर ये आए थे। तो कहने का मतलब है कि वो उत्तराखंड सरकार को ये दायित्व दिया गया। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं ये क्वेश्चन जो मैं रख रहा हूं वो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए, जल जीवन मिशन योजना के तहत हर घर नल हर घर जल पहुंचाने के मामले में उत्तराखंड का ऐसा कौन सा जिला है जो पहले पायदान पर अपने आप को शीर्ष में रखता है?
ठीक है। कौन सा? केंद्र सरकार द्वारा एक जो मिशन या कहें एक ऐसी योजना को प्रारंभ किया गया था जिसके तहत हर घर नल हर घर जल, ये जो प्राथमिकता तौर पर जो ये कॉन्सेप्ट केंद्र सरकार द्वारा लाया गया था, जिसे राज्य सरकार अपने स्तर से महत्वपूर्ण रूप से इन योजनाओं को क्रियान्वित कर रही थी। तो दोस्तों, तो इस श्रेणी में जो पहले स्थान पे जो जिला रहा तो वो आपका देहरादून जिला रहा, जो देहरादून शीर्ष पर इस बार रहा। ठीक है, किस स्थान पर? हर घर जल हर घर नल की जो बारे में बात कर रहा हूं। वहीं अगर मैं बात करूं जो राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र है, हाल ही में जो जारी भूस्खलन मानचित्र रिपोर्ट में राज्य का कौन सा जिला देश में भूस्खलन में सर्वाधिक प्रभावित जिला के तौर पर माना गया। कहने का मेरा मतलब है, अगर इसको स्पष्ट तौर पे सुनो तो देखिए, राज्य सरकार के माध्यम से जो यहाँ का उपक्रम है, जो राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र है, जहाँ पर भूकंप की तीव्रता, अगर मैं कहूँ ऐसी जो चीजों का क्या किया जाता है, आधुनिक मशीनों के द्वारा पता किया जाता है कि जिसकी अगर भूस्खलन होता है जो मानचित्रों की रिपोर्ट के माध्यम से, तो इससे क्या होता है कि जो हमारे सैटेलाइटों के माध्यम से जो पिक्चर आती है उसका एनालिसिस करने के बाद उससे पता चलता है कि कौन सा क्षेत्र ऐसा है जो भूस्खलन की चपेट में, मानचित्र में कौन सा जिला है ये जो सर्वाधिक रूप में ये प्रभावित रहेगा। तो दोस्तों, अगर मैं बता दूं, यहाँ पर 4 जिले थे, उन 4 जिलों में से जैसे टिहरी हो गया, अल्मोड़ा होगा, चमोली हो गया, रुद्रप्रयाग हो, तो यहाँ पर 4 जिलों में से रुद्रप्रयाग ऐसा जो जिला निकल के समक्ष है जो देश भर में, जो देश भर की बात कर रहा हूं, तो देश में जो पहले स्थान पर जो भूस्खलन की मार जो दंश झेलेगा वो आपके रुद्रप्रयाग है। रुद्रप्रयाग सेंसिटिव जोन के अंतर्गत इसे घोषित किया। आपको पता है उत्तराखंड को चौथे और पांचवें जोन में रखा गया है, तो वो अब संवेदनशील ये जोन माने जाते हैं। तो इसके अंतर्गत अगर मैं बात करूं तो ये रुद्रप्रयाग है आपका सेंसिटिव जोन के अंतर्गत, जो सर्वाधिक रूप में देश में सबसे ज्यादा भूस्खलन की ये मार झेलेगा। ठीक है, अब बात करता हूं अगले प्रश्न की। तो राज्य सरकार ने जो जलवायु परिवर्तन के लिए पहली बार पूंजी व्यय कितना प्रतिशत धनराशि यहाँ पर खर्च करने का प्रावधान किया गया है, या कहें लक्ष्य रखा गया है कि भैया राज्य सरकार जो जलवायु परिवर्तन, जिस प्रकार से आज पे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिसका उत्तरदायी सिर्फ मानव ही है, मानव को ही इसमें जिम्मेदार ठहराना चाहिए। तो इसके वजह से जो जलवायु परिवर्तन के लिए पहली दफे पर क्वेश्चन बन रहा है कि पहली दफे जो पूंजीगत व्यय का कितना प्रतिशत धनराशि खर्च करने का प्रावधान यहाँ पर रखा गया है। तो आपको बता दूं 0.5% यहाँ पर क्या रखा गया है, ये धनराशि खर्च करने का यहाँ पर क्या गया है, लक्ष्य रखा है। किसने रखा गया है? राज्य सरकार द्वारा ये लक्ष्य को प्रावधान यहाँ पर रखा गया है, ये आपको बताना चाहिए। अगर अब मैं वहीं बात करूं अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। मार्च 2023 की बात करूं तो यहां पर किस राज्य द्वारा नई पर्यटन नीति 2023 को, देखिए पर्यटन नीति, जो नई पर्यटन नीति लाई है 2023 में, जो मार्च 2023 को नई पर्यटन नीति 2023 को मंजूरी दे दी गई है। कौन से राज्य को ये मंजूरी दी गई है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, जो नई पर्यटन नीति के अंतर्गत उत्तराखंड को ही यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर इसको मंजूरी दे दी गई है। अब वहीं हाल फिलहाल की अगर मैं बात करूं, हाल ही में किस राज्य ने सौर ऊर्जा नीति 2023 को यहाँ पर मंजूरी दी गई। देखिए, हमने बात कर रहा हूं कि सौर ऊर्जा नीति की बात कर रहा हूं, वहां हमने पर्यटन नीति की बात करें। नई पर्यटन नीति आई है 2023 में उत्तराखंड सरकार द्वारा। और अगर हम बात करें सौर ऊर्जा की क्षेत्र के अंतर्गत 2023 की जो नीति को जो मंजूरी दे दी गई है, वो भी आपके उत्तराखंड ही है, उत्तराखंड को ये दिया गया। ठीक है, अगर हम बात करें दूसरा, अगर प्रश्न आपके सामने रखूं प्रतियोगिता परीक्षाओं के मद्देनजर, तो ये प्रश्न बनता है कि वर्ष 2023 और 24 के लिए उत्तराखंड विधानसभा में कितना बजट इस बार पेश किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा के मद्देनजर। तो दोस्तों, आपको ये तो आपको लिख ही लेना चाहिए। यदि कोई बच्चा सोचेगा कि भैया ये श्रृंखला तो ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, इस यहाँ से कोई क्वेश्चन है, तो मैं आप लोगों से कहता हूँ प्लीज आप यहाँ से इस वीडियो को स्किप करके कुछ और देख लीजिए जिसमें मनोरंजन होगा आपको, तो ये प्लीज यहाँ से आउट हो जाइए। तो जो बच्चा पढ़ रहा है, जो सिंसियरली होगा, वो बच्चा इसमें नोट्स बनाते हुए चलिएगा। ठीक है, मैंने कहा कि वर्ष 2023-24 के लिए उत्तराखंड विधान सभा में कितना प्रतिशत इस बार बजट पेश किया गया है, ये आपको बताना है। अगर दोस्तों, अगर मैं बात करूं, यहाँ पर 77,407
1.8 करोड़ रुपए का यहाँ पर किया गया बजट का प्रावधान यहाँ पर पेश किया गया है विधान परिषद में, विधान सभा में इस बार बजट पेश किया गया 2023 और 24 का कितना 77,407.8 करोड़ रुपए का यहाँ पर किया गया बजट का प्रावधान यहाँ पर किसने किया गया है, उत्तराखंड सरकार द्वारा किया गया। ठीक है, अब वहीं अगर अगला प्रश्न आप लोगों के सामने रखूं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है प्रतियोगिता परीक्षा के मद्देनजर से। देखिए, मुख्यमंत्री एकल महिला सशक्त स्वरोजगार योजना के लिए न्यूनतम और अधिकतम कितने वर्षों तक की महिलाएं यहाँ पर पात्र होंगे। देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के माध्यम से एक योजना को यहाँ पर क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत मुख्यमंत्री एकल महिला सशक्त यहाँ पर रोजगार स्वरोजगार योजना है। ये इसके लिए जो पात्र होंगी, जो महिलाएं इसमें अप्लाई कर सकती हैं, उनकी आयु कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों आपको स्पष्ट तौर से बता दूं, यहाँ पर 25 से 45 वर्ष इन महिलाओं की आयु होनी चाहिए। तो ये जो महिलाएं, इस एज की जो महिलाएं हैं, वही इसके अंतर्गत पात्र होंगी। किस चीज के लिए? मुख्यमंत्री एकल महिला सशक्त स्वरोजगार योजना के लिए। ठीक है, इतना ध्यान में रखिएगा। अगर हम मैं बात करूं, अगला प्रश्न है, तो कौन सा राज्य भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा? देखिए, कौन सा राज्य है जो भारत के अंतर्गत पहली दफे सरकारी मदर मिल्क बैंक की स्थापना यहाँ पर करेगा? तो वो राज्य है आपका उत्तराखंड। क्योंकि हम उत्तराखंड की सीरीज पढ़ रहे हैं बच्चों, तो आपको पता नहीं, कभी क्वेश्चन इसमें अगर ऑप्शन लग दिया जाता है, आ जाता है केरला आ जाता है, राजस्थान आ जाता है, हिमाचल आ जाता है, आपको उत्तराखंड आ जाता है, तो आपको स्पष्ट तौर पर होना चाहिए, आपको टिक करना चाहिए उत्तराखंड को। इस प्रकार से आपको निश्चित रूप में क्वेश्चन पता चल जाएगा। अब बात करूं अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न क्या है? पूर्वी जो लद्दाख में स्वतंत्र फील्ड बटालियन। देखिए, मैं जो चीज को कह रहा हूं उस चीज को थोड़ा समझने की भी कोशिश कीजिएगा। ये नहीं कि मैं बोलता जा रहा हूं आप उसे ना समझो। देखिए, जो पूर्वी लद्दाख है, लद्दाख में स्वतंत्र फील्ड बटालियन, अगर हम इसको कहें, इस बटालियन को किस नाम से किया? कोर ऑफ इंजीनियरिंग की बटालियन ये है कि कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है, ये आपको बताना है। ऐसी कौन सी महिला अधिकारी को यहाँ पर नामित कर दिया गया? देखिए, इन महिला अधिकारी का नाम अगर मैं बात करूं तो कर्नल गीता राणा इनका नाम है। ठीक है, अब ये क्या है? कोर ऑफ इंजीनियर की बटालियन का जो कमान जिस महिला ने संभाली वो कर्नल गीता राणा इनका नाम है। अब ये जो बटालियन है कहाँ है? पूर्वी लद्दाख में स्वतंत्र फील्ड बटालियन के नाम से इसे जाना जाता है, ये आपको पता होगा। अब वहीं अगर दूसरा प्रश्न आपको बताऊं तो दूसरा प्रश्न किस प्रकार से बनता है? जो रेशम उत्पादन हेतु जो बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना, ये आपको बताना। देखिए, रेशम के उत्पादन की बात कर रहा हूं, ठीक है। सेरिकल्चर के अंतर्गत जो उत्पादन होगा उसका बीमा यहाँ पर किया जाएगा। ये जो बीमा कराए जाने वाला जो राज्य बन गया है पहला उत्तराखंड, ये उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बन गया है जो रेशम उत्पादनों के अंतर्गत बीमा योजना यहाँ पर इसने शुरू की गई है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये जो श्रृंखला मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं, ठीक है। अगर मैं वहीं अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो अगला प्रश्न क्या कहता है उसको भी थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, उत्तराखंड में आगामी 28 से 30 मार्च के मध्य में के बीच में कहूं, अगर मध्य बीच एक ही होता है के बीच में कहां G20 सम्मेलन की यहां पर बैठक हुई थी, ये आपको बताना। देखिए, मार्च के अंतर्गत जो 28 से 30 मार्च के मध्य में जो उत्तराखंड में जो G20 सम्मेलन शिखर सम्मेलन की जो बैठक हुई थी वो कहां पर हुई थी, कब? मैं देखिए ऋषिकेश में भी हुई थी, इसको ध्यान में रखिएगा, और साथ ही आपको रामनगर में भी हुई थी। अब ये मैं बताऊं कि रामनगर में कब हुई थी, ऋषिकेश में कब हुई थी, ये आपको स्पष्ट तौर पर पता होना चाहिए। देखिए, 28 से 30 मार्च के मध्य में अगर मैं कहूं G20 की जो पहली जो बैठक हुई थी वो आपके रामनगर में हुई थी। रामनगर नैनीताल के अंतर्गत आता है, ठीक। अब मैं बात करूं अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न क्या है भैया? हाल ही में जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पशु चिकित्सा और आयुर्वेदिक संगोष्ठी कहां आयोजित की गई थी,
कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आपको भी पता होना चाहिए कि भैया हाल फिलहाल में ही कोई ऐसी गोष्ठी भी हुई थी जो अंतर्राष्ट्रीय पशु चिकित्सा और आयुर्वेद से संबंधित थी। तो ये जो गोष्ठी हुई थी उत्तराखंड के किस जनपद में हुई थी, क्वेश्चन बनता है तो आपको पता होना चाहिए भैया ये आपके हरिद्वार में ये गोष्ठी की गई थी। ठीक है, अब वहीं अगला जो प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के मद्देनजर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये पूछा जा सकता है, तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा ये बताना है आपको, किस स्थान पर किया गया था। देखिए कौन सा बोल रहा हूं मैं, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का यहाँ पर क्या किया गया था, आयोजन किया गया था, किस स्थान पे किया गया था। तो दोस्तों ये आपके ऋषिकेश के अंतर्गत इस इवेंट को किया गया था। ठीक है, अब बात करता हूं अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पर एक पुस्तक लॉन्च हुई थी, जो पुस्तक का नाम बिपिन द मैन ब्राइडल द यूनिफॉर्म करके ये पुस्तक का नेम है। ठीक है, बिपिन द मैन ब्राइड द यूनिफॉर्म करके पुस्तक है। अब ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है ये भी आपको पता होना चाहिए कि भैया ये पुस्तक किसके द्वारा, ये जो पुस्तक लिखी गई है रचना बिष्ट रावत हैं, इनके द्वारा इस पुस्तक का क्या किया गया है, लोकार्पण या कहें इसके द्वारा इनको रचा गया है, इनके द्वारा लिखा गया। ठीक है, अब मैं बात करता हूं अगले प्रश्न की। अगर मैं बात करूं जो अगला प्रश्न आपके सामने साझा करूं तो वो कह रहा है कि किस राज्य में देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक तीर्थ कॉरिडोर ये बनने जा रहा है। देखिए कॉरिडोर जो बनना है, तीर्थ कॉरिडोर बनने जा रहा है, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक ये कॉरिडोर बनने जा रहा है, तो ये किस स्थान पर बनना है ये भी आपको पता होना चाहिए कि भैया देखिए किस राज्य में बनने जा रहा है। राज्य देश का पहला ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर इलेक्ट्रॉनिक तीर्थ कॉरिडोर यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो ये जो सौभाग्य जो प्राप्त हुआ है ये उत्तराखंड को ये मिला है। ठीक है, ये उत्तराखंड में ये कॉरिडोर बनने जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि उत्तराखंड को यहाँ पर जो अगर मैं कहूँ 4 धामों के जो सर्किट के अंतर्गत इस कॉरिडोर को बनाया जाएगा। जैसे आपको पता है कि 5वें धाम के तौर पर आपके जागेश्वर के मंदिर को भी यहाँ पर केंद्र सरकार क्या कर रही है, विकसित करने जा रही है। कहीं ना कहीं ये इलेक्ट्रॉनिक कॉरिडोर मुझे लगता है कि ये आपका उत्तराखंड के अंतर्गत जो चाहे आपके जो 4 धाम है हमारे साथ ही अगर जागेश्वर को जो 5वें धाम के रूप में विकसित किया गया तो इनके मध्य में ये बनाया जा सकता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं अगले प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कि बैंकॉक, देखिए आपने सुना होगा बैंकॉक में एक बैठक आयोजित हुई गई थी या कहें एक आयोजन हुआ था। बैंकॉक में आयोजित एक एसोसिएशन जुडिशियली चैंपियनशिप में उत्तराखंड के जो जयप्रकाश ने यहाँ पर कौन सा पदक जीता और ये किस जनपद से बिलोंग करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। इनके द्वारा जो पदक जीता गया था, इन्होंने बैंकॉक में कांस्य पदक इनके द्वारा यहाँ पर जीता गया था। ठीक है, और साथ ही ये किस जनपद के निवासी हैं, तो स्पष्ट तौर पर बता दूं ये आपके उधम सिंह जनपद से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब बात करता हूं अगला प्रश्न। ये भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रतियोगिता परीक्षाओं के दृष्टिकोण से आपकी प्रतियोगिताओं के लिए महत्वपूर्ण। देखिए वर्ष 2024 में मैंने इससे पहले भी आपको बताया था ये प्रश्न। देखिए 38वें राष्ट्रीय खेलों की जो मेजबानी का दायित्व कौन निर्वाह करेगा, अगर आपने इससे पूर्व जो श्रृंखला को देखा होगा तो यहाँ पर आपको ये प्रश्न तुरंत आ चुका होगा। ठीक है, ये उत्तराखंड को मिल रहा है, किस स्थान पर हो रहा है, क्या बोलते हैं हल्द्वानी के अंतर्गत इसको किया जा रहा है। ठीक, ये प्रश्न आपको पता हो जाना चाहिए कि भैया मैं कहाँ से कौन सा प्रश्न आपके समक्ष आ जाए, ये आपको पता होना चाहिए। वहीं अगर मैं बात करूं, देखिए प्रधानमंत्री पीएम आवास योजना में देश में उत्तराखंड राष्ट्रीय रैंकिंग में यहाँ पर कौन सा स्थान उत्तराखंड को प्राप्त हुआ है। आप सभी को पता है कि वो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जिसने अच्छा वर्क किया या कहें जिसने बेहतरीन वर्क किया, जो टॉप 5 में जिसने अपनी जगह बनाई, तो उत्तराखंड ने इस रैंकिंग के अंतर्गत कौन सा यहाँ पर स्थान हासिल किया। तो दोस्तों आपको बता दूं तीसरा स्थान आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। किसको, उत्तराखंड को यहाँ पर तीसरा स्थान यहाँ पर उत्तराखंड सरकार को यहाँ पर मिला। किसके अंतर्गत, पीएम आवास योजना को बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट करने के तौर पर यहाँ पर दिया गया। वहीं अगर मैं बात करूं उत्तराखंड के कितने शिक्षकों और शिक्षिकाओं को इस बार सर्विस मेरिट यानी
का जो पुरस्कार था 2022 और 23 के अंतर्गत यहाँ पर सम्मानित किया गया था। तो आपको बता दूं यहाँ पर टोटल 17 शिक्षकों को यहाँ पर किया गया था, शिक्षक शिक्षिकाओं को यहाँ पर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं अगर मैं बात करूं उत्तराखंड की कितनी महिलाओं को, ऐसी कितनी महिलाएं हैं उत्तराखंड की जिनको राष्ट्रपति द्वारा स्वच्छ सुलज शक्ति सम्मान से यहाँ पर क्या किया था, सम्मानित किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर 2 महिलाओं को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। ठीक, अब बात करते हैं अगला प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण। देखिए यहाँ पर आर्थिक सलाहकार परिषद अगर हम की बात करें तो यहाँ पर इकोनॉमी एडवाइजर के द्वारा जो एक यहाँ पर रिपोर्ट जारी हुई थी, जिस रिपोर्ट को हम कहते हैं FNL के अगर हम बात करें फंडामेंटल लेटर एंड नंबरिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ इसकी रिपोर्ट के आधार पर अगर हम बात करें हिमालयी राज्यों की बात करें या केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो यहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधित मानदंडों पर उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। स्पष्ट तौर पे अगर सिंपल सा, ज्यादा ये प्रश्न को मैंने ज्यादा लंबा आपके सामने रख दिया, अगर मैं तोड़ मरोड़ के अगर इसको रखूं तो स्पष्ट तौर पे ये कहें सरल तरीके से तो भैया आर्थिक सलाहकार परिषद के माध्यम से जो हिमालयी और अगर हिमालयी राज्यों की बात करें या केंद्र शासित राज्यों की बात करें तो इन राज्यों में शिक्षा बेहतर और स्वास्थ्य बेहतर जो मापदंड हैं तो उसमें उत्तराखंड ने कौन से स्थान प्राप्त करा। तो ये आपको पता है कि उत्तराखंड यहाँ पर कौन से स्थान में अपने आप को स्टैंड करता है। तो दोस्तों यहाँ पर उत्तराखंड 6ठे स्थान पर यहाँ पर है। ठीक है, 6ठे स्थान पर आपके उत्तराखंड को ये नंबर मिला। ठीक, अब बात करते हैं वहीं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न आपके सामने मैं रख दूं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भैया राष्ट्रीय युवा संसद में, ये फिर से कह रहा हूं, राष्ट्रीय युवा संसद में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व G20 सम्मेलन में जो व्याख्यान दिया था, आप सभी को पता होगा दिव्या नेगी ने बहुत अच्छा यहाँ पर अपना व्यक्तित्व दिया। ठीक है, इनके द्वारा भाषण को जो प्रारंभ किया गया था, जो हमारे उत्तराखंड की संस्कृति और पहचान को इन्होंने सदन में ये रखा। तो यहाँ पे दिव्या नेगी क्या कहें, अगर कहें ये उत्तराखंड की चर्चित बहुचर्चित यहाँ पर एक शख्सियत बन चुकी हैं। आज हर कोई इन्हें जानता है और ये अगर मैं बात करूं सोशल मीडिया में ये ट्रेंडिंग चल रही थी। ठीक है, उत्तराखंड की ओर से। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पर पशुधन क्षेत्र से संबंधित एनिमल NLM का पूरा क्या नाम है। ठीक है, यहाँ पर अगर पूछा जाता है नेशनल लिवर्स मिशन करके ये है, नेशनल लिवर स्टॉक मिशन के नाम से जाना जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं कि भैया किस राज्य सरकार ने एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने की यहाँ पर घोषणा की। एकल जो महिलाओं की, मैंने कहा कि इससे पूर्व भी बताया था कि भैया उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा जो महिलाओं को सशक्त करने के लिए, जो महिलाओं के लिए जो एक योजना चलाई गई थी, इससे पूर्व मैंने ऊपर भी बताया था आपको। तो उसके लिए जो यहाँ पर महिलाएं स्वयं अपने आप को क्या कर सकती हैं, सशक्त तौर पर यहाँ पर उभर सकती हैं और अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं। तो इसके मद्देनजर रखते हुए राज्य सरकार ने एकल महिलाओं के लिए यहाँ पर क्या गया, स्वरोजगार योजना की यहाँ पर शुरुआत करी। तो वो राज्य कौन सा है, वो उत्तराखंड राज्य है, जिसके अंतर्गत जो पात्रता महिलाएं हैं यहाँ पर 24 से 45 वर्ष की महिलाओं को इसमें अपना पात्रता इसको माना गया है। ठीक है, अब ये बहुत ज्यादा। अब देखिए अगर बात करूं 7वां जो वार्षिक उद्यमी शिखर सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था वो किस स्थान पर किया गया था और किस राज्य में किया गया था, कभी क्वेश्चन बनता है तो आपको पता होना चाहिए ये उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत किया गया था। और अगर स्थान की बात आती है तो जो स्थान है दोस्तों ये आपके काशीपुर उधम सिंह नगर जिले में ये किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं किस राज्य में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर टेलीस्कोप का उद्घाटन यहाँ पर किया। देखिए एशिया, देखिए मैं यूरोप की बात नहीं कर रहा हूं, एशिया की बात कर रहा हूं। ठीक है, एशिया कॉन्टिनेंटल की बात कर रहा हूं। तो यहां पर सबसे बड़ा जो टेलीस्कोप, जो 4 मीटर व्यास का जो टेलीस्कोप जो लगाया गया इसका उद्घाटन किया गया था। तो
ये जो उद्घाटन किया गया था ये किस राज्य के अंतर्गत किया गया था, तो आपको बता दूं ये उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत इसको किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रतियोगिता परीक्षाओं के मद्देनजर ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 की मैंने बात करी थी किस स्थान पर होने जा रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपके ऋषिकेश के अंतर्गत होने जा रहा है। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं, हाल फिलहाल में ही एक वॉक रेस हुई थी, आप बहुचर्चित, हर किसी ने अपने स्टेटस भी इसे लगाया था, तो इस पे प्रत्यक्ष तौर पे मैंने इसकी वीडियो भी बनाई हुई है। अगर आप इस के प्ले लिस्ट में जाओगे तो आपको वो वीडियो आपको मिल जाएंगी, आपको यहाँ पर जाके इसे चेकआउट भी करना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। आपको पता होगा कि उत्तराखंड की जो गोल्डन गर्ल के नाम से जिसे जाना जाता है, या कहें उत्तराखंड की मानसी नेगी जिसे गोल्डन गर्ल के नाम से भी जाना जाता है, ने हाल फिलहाल में ही वॉक रेस में यहाँ पर क्या किया था, स्वर्ण पदक जीता था। ये जो ये पदक हासिल किया था, ये कहाँ किया गया था, आपको पता होना चाहिए, केरल के अंतर्गत ये चली थी, तमिलनाडु केरल में जो ये तमिलनाडु के अंतर्गत ये हुआ था ये इवेंट। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, वॉक रेस में इन्होंने स्वर्ण पदक यहाँ पर जीता। और ये कहाँ से नहीं, ये कहाँ की निवासी है, किस राज्य की, तो आपको पता नहीं, उत्तराखंड की चमोली जनपद की ये मानसी नेगी। बीच में मानसी नेगी का आपने देखा होगा कि ये सोशल मीडिया में काफी छाई थी, जिस प्रकार से इन्होंने राज्य के लिए अपना बहुत अधिक योगदान दिया, चाहे जो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, जिस प्रकार से राज्य का नाम देश विदेशों में इनके द्वारा किया गया है। तो उसके अंतर्गत इन्होंने कहा था कि भैया राज्य सरकार से मैं इतनी विनती करती हूँ कि राज्य सरकार मुझे खेल कोटे के माध्यम से कहीं ना कहीं मुझे क्या करे, एक नौकरी दे। नौकरी की बात इन्होंने लगातार सोशल मीडिया के माध्यम, मुझे किसी की बधाइयों की जरूरत नहीं है, जो मेरे घर की जो आर्थिक स्थिति खराब है और मुझे इनके पिताजी नहीं, इनके माता इनका भरण पोषण करती है। अभी ये उत्तराखंड में स्पोर्ट नहीं होने के कारण, स्पोर्ट कॉलेज नहीं होने के कारण, वहाँ एडमिशन नहीं मिलने के कारण इनके द्वारा पंजाब की ओर से यहाँ पर ये पंजाब में ये स्पोर्ट्स में यहाँ पर अपना प्रशिक्षण ले रही है, यहीं से कॉलेज भी करी और उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व ये करती हैं। और साथ ही अगर ये ओलंपिक में भी अपना ये प्रतिनिधित्व करना चाहती हैं, तो बीच में ये काफ़ी चर्चा का विषय बनी रही। ठीक है, ये आपकी मानसी नेगी जो है, ये आपकी चमोली जनपद से बिलोंग करती हैं, ये आपको बताऊंगी। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूँ तो एक शख्सियत और हैं जिन्होंने, जो अगर मैं कहूँ पैरा ओलंपिक के लिए यहाँ पर अभी एशियन ओलंपिक के लिए इन्होंने क्या कर लिया, क्वालिफाई कर लिया है। इस शख्सियत के नाम भी आप जानते होंगे। देखिए परमजीत है इनका नाम, परमजीत बिष्ट ने एशियन रेस वॉक चैंपियनशिप में कौन सा स्थान हासिल किया, कभी क्वेश्चन बनता है। तो इन्होंने जो स्थान हासिल किया गया था, इन्होंने 1900 नंबर यहाँ पर हासिल किया था। और इन्होंने रियो ओलंपिक जो हुआ था उसके बाद जो टोक्यो ओलंपिक होना है, तो वहां के लिए इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। तो जो मानसी नेगी है, जो फीमेल, ठीक है, इनके द्वारा जो वॉक रेस में जो इनका समय था उससे कम समय, जैसे मानसी नेगी का 1 घंटा 24 मिनट के आसपास था, तो इन्होंने 1 घंटा 19 मिनट के आसपास इन्होंने अपना समय निकाला है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों बच्चे हमारे राज्य के लिए गौरवान्वित करने का क्षण देते हैं। अब बात करता हूं अगला प्रश्न, उत्तराखंड की पहली स्पोर्ट यूनिवर्सिटी कहां बनेगी, किस स्थान पर यह बनने जा रही उत्तराखंड की। देखिए उत्तराखंड सरकार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ये बनाने जा रही है, जहां पर हमारे प्रदेश के जो युवा खिलाड़ी हैं, जो अन्य खेल विधाओं में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो राज्य सरकार की ये महत्वता है कि भैया ऐसे युवाओं को खेल यूनिवर्सिटी, जो ये यूनिवर्सिटी है, जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, अपना जो गेम है उनको काफ़ी बेहतर बना सकते हैं। तो ये उत्तराखंड के अंतर्गत बनाई जा रही है। तो उत्तराखंड के अंतर्गत कुमाऊं को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, कुमाऊं के हल्द्वानी नैनीताल जनपद को ये मिला है। ठीक है, यहाँ पर आपके हल्द्वानी में आपकी क्या बनेगा, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। अगर हम वहीं अगर बात करें तो इंटरनेशनल स्केटिंग लीग में सिल्वर मेडल किसने जा, ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसके अंतर्गत मनगत राम गुप्ता है, इनके द्वारा इसमें क्या गया, सिल्वर मेडल जीता गया। अगर मैं बात करूं अगले प्रश्न की, तो ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि 13वीं जो राष्ट्रीय सीनियर महिला
बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप हुई थी, यहाँ पर किसने स्वर्ण पदक जीता ये आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो 13वीं राष्ट्रीय जो महिला बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप हुई थी, इसके अंतर्गत जिसने ये पदक जीता, स्वर्ण पदक जो जीता, प्रतिभा थपड़ियाल हैं, ये उत्तराखंड की हैं, इन्होंने इस बार ये जीता था। ठीक है, अब मैं बात कर दूं ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं, या कहीं में ऐसे क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि निम्न में से किस किस खिलाड़ी को उत्तराखंड खेल रत्न से यहाँ पर सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर जो खेल रत्न उत्तराखंड रत्न से किसे सम्मानित किया गया, तो आपको पता लक्ष्मी बिष्ट हैं और दिव्या नेगी हैं। तो यहाँ पर इनको उत्तराखंड रत्न से यहाँ पर सम्मानित किया गया। दिव्या नेगी वही हैं जिन्होंने संसद में क्या किया था, अपना नेतृत्व दिया था। तो इन्हीं का जो नेतृत्व की वजह से इनको क्या गया, उत्तराखंड रत्न से यहाँ पर क्या गया, सम्मानित किया गया है। दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं वहीं जो देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार के अंतर्गत कितने लोगों को यहाँ पर सम्मानित किया गया, आपको पता हो गया। मैंने कहा कि लक्ष्य सेन को दिया गया, चंदन सिंह को यहाँ पर दिया गया। ठीक है, ये जो चंदन सिंह है इनको आपके एथलेटिक्स के अंतर्गत दिया गया है, और लक्ष्य सेन को यहाँ पर जो अवार्ड दिया गया है ये आपके वेटरन के अंतर्गत गया है। और लक्ष्य सेन के जो पिताजी हैं इनको ये द्रोणाचार्य पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की कि भैया मैंने तो स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जो अनुसंधान संगठन है जिसे हम इसरो कहते हैं, इनके द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़ों के, इनके द्वारा जो जुटाए गए जो आंकड़े, जो इकट्ठा किए गए जो आंकड़े थे, अगर उसके आधार पर अगर हम बात करें, जो उसके आधार पर जो सूचकांक इनके द्वारा जो तैयार किया गया था, तो उत्तराखंड का ऐसा कौन सा शहर है जो भूस्खलन के क्षेत्र में या कहें सर्वाधिक शीर्ष पे है, या कहें भारत के संपूर्ण शीर्ष पे ये बना हुआ है, तो ये रुद्रप्रयाग है। तो टिहरी गढ़वाल के टिहरी और रुद्रप्रयाग और टिहरी हैं। तो ये दो जो जनपद है यहाँ पर क्या है, ये शीर्ष पर ये बने हुए हैं जहाँ पर भूकंप की सर्वाधिक तीव्रता आ सके। दोस्तों जो ये श्रृंखला मैंने आप लोगों के समक्ष रखी, ये आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं के मद्देनजर बहुत अधिक महत्वपूर्ण। यहाँ से आपके क्वेश्चन निश्चित रूप से 4 से 5 क्वेश्चन अवश्य बनेंगे, मुझे जहाँ तक लगता है। करंट अफेयर से रिलेटेड और या कहूँ स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं तो यहाँ से अवश्य बनेंगे। तो इस श्रृंखला को पूर्व से लेकर अंत तक अवश्य देखें, इसके नोट्स भी बनाते हुए चलिएगा। तो यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।